हाय एवरीबॉडी। मंडे को G7 कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि रशियन क्रूड ऑयल पे एक प्राइस कैप लगाई जाएगी। सो उसी के ऊपर मिंट न्यूज़पेपर में आज की आर्टिकल है, आप देख पा रहे होगे, व्हाट्स अहेड फॉर ऑयल मार्केट्स आफ्टर रशिया प्राइस कैप। तो हम पूरा समझेंगे सब कुछ। स्टार्ट करते हैं हम। ये आर्टिकल आप देख सकते हो, ये इनफैक्ट फ्रंट पेज पे ही है, तो आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि अब प्राइस कैप को फिक्स कर दिया गया है $60 पर बैरल। बैरल क्या है और ये अमाउंट क्या सिग्निफाई करता है, ये हम सारा कुछ देखेंगे यहाँ पे अभी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपेक से, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल की बात होगी तो बिना ओपेक के वो डिस्कशन इनकम्प्लीट है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओपेक है क्या? तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये फॉर्म हुआ था 1960 में, ठीक है। 1960 में फॉर्म हुआ था और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे देवर इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इन्होंने मिलके, इसमें 5 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिलके फॉर्म किया था। इसका हेडक्वार्टर्स 1961 में हुआ करता था जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फिर 1965 में इसके हेडक्वार्टर्स को मूव करके कर दिया गया वियना में। अभी इसकी हेडक्वार्टर्स यहीं पे है, वियना में। आप देखोगे कि इसमें मेजर जो कंट्रीज़ हैं वो या तो अफ्रीका के हैं या फिर एशिया के हैं, लेकिन इसकी हेडक्वार्टर्स यूरोप में है। ओके, अभी मैप पे आपको दिख रहा होगा कि कितने कितने मेंबर्स अभी इसके हैं। एक मैप में गलती है, वो ये कि इक्वाडोर ने 2020 में लीव कर दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये नहीं है। टोटल मेंबर्स अभी जो हैं वो हैं 13। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सब इसके मेंबर्स अभी भी हैं। ओके, फिर एक टर्म आपको न्यूज़पेपर में मिला करेगा आगे भी, वो है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस क्या है बेसिकली कि ओपेक के जितने भी कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें यूएस भी आता है, रशिया भी है, और ऐसे ऐसे कुछ और भी कंट्रीज़ हैं। तो अगर उनको अगर हम कंबाइनली देखें तो उनको बोलते हैं ओपेक प्लस। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि क्रूड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब से क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई है तब से हर कंट्री के इकोनॉमी के साथ इसकी लिंकेज आपको बहुत हाई एक्सटेंट पे मिलेगी। उसका कारण क्या है कि जब भी गुड्स कहीं पे प्रोड्यूस हो रही होती है तो सप्लाई चेन में क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वहाँ से एंड कंज्यूमर्स तक लेके जाने में क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप ऐसे सुनते होगे कि जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं मार्केट में, राइट। जब ऐसा हुआ, ये वैसे तो मीम है लेकिन आप इसकी मीनिंग समझना। वो ये बोलता है कि जब यूएस के पास खुद की सप्लाई नहीं थी, अभी जैसे ग्लोबली यूएस लार्जेस्ट, अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है तो वो अभी फ़िलहाल यूएस है। लेकिन जब इनके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं थे उतने, तो जिस भी कंट्री के पास, वो चाहे इराक हो, वो चाहे सऊदी हो, कोई भी कंट्री जहाँ पे क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे यूएस पहुँच जाता था। एंड उसने पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली बहुत सारे मीन्स के थ्रू यूएस ने ट्राई किया है कि उन कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन पे कंट्रोल किया जाए, एंड इनका उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। अब हम आते हैं मीटिंग पे, लेकिन मीटिंग के पहले देख लेना कि अब इंडिया को ओपेक से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इंडिया की जो अपनी डिमांड है, ओपेक उसका 85% मीट करता है। ये बहुत रिसेंट डेटा नहीं है, ये साल भर पहले का है, जब यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है उसके पहले का। ओपेक कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंस ऑलमोस्ट 85% थी, और जो बाकी के थे वो हम या तो यूएस से मंगा रहे थे या फिर रशिया से मंगा रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा कि यूक्रेन वॉर के बाद हमारे लिए क्रूड ऑयल बहुत महंगा होता गया, तो हमने ये बोला कि रशिया से हम कम रेट पे इंपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद ओपेक पे जो हमारी डिपेंडेंस थी वो रिड्यूस होकर हो गई अराउंड 70 to 75%। बट फिर भी ये नंबर भी कोई बहुत छोटा नहीं है। ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंस ओपेक कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा है। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो इंडिया अभी भी 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है आफ्टर यूएस एंड चाइना। अगेन आप देखना कि यूएस जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन वो ग्लोबली सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। यानी जो उनका अपना रिजर्व है वो या तो बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, या फिर वो जानबूझ के इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह से। उसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम ओपेक मैंने आपको बता दिया।
इंडिया और ओपेक के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे फोरम्स बनाए गए हैं, जिसमें एक का नाम आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा, दैट इज़ इंडिया ओपेक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग। ऐसे ऐसे एक और भी है, इंडिया ओपेक एनर्जी फोरम। ठीक है, तो ये सब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ऐसे फोरम्स बनाए जाते हैं सो दैट हमारे जो अपने एनर्जी इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर रहें। तो सपोज़ कि ओपेक कंट्रीज़ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई एंड ग्लोबली जो उन्हें सप्लाई करनी है क्रूड ऑयल की वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में अगर हमारी ओपेक कंट्रीज़ के साथ डायलॉग्स अगर पहले से चल रही हो तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हम जाके उनको कन्विंस करें कि आप हमें सप्लाई ऐसे कंटिन्यू रखो। ओके, सो अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो हमारा था कि G7 कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन इनके साथ मिलके और यूरोपियन यूनियन इन तीनों ने मिलके डिसाइड किया कि जो रशियन ऑयल एक्सपोर्ट होती है पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी हो रही हो, तो वहाँ पे क्या करे कि वो एक अमाउंट फिक्स कर दे पर बैरल कि इससे ऊपर रशिया नहीं बेच पाएगा। अब ये क्या सिग्निफाई करता है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो बैरल होता है, बैरल एक यूनिट है मेजर करने का। अगर इसको हम लीटर के टर्म में देखें तो इट कम्स अराउंड 159 लीटर। सो 1 बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है, ओके। अब हो ये रहा है कि ऑयल की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि कुछ दिनों तक थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बार प्रेशर देने के बाद भी यूएस के जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो अपनी आउटपुट नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बहुत कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाती है, राइट। सो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस वो कंट्रोल में रहे, यूएस और बाकी के यूनियंस वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओपेक कंट्रीज़ को कि आप अपना आउटपुट बढ़ाओ, लेकिन वो आउटपुट जानबूझ के नहीं बढ़ा रहे हैं। उसके क्या रीज़न है वो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये जो 60 बैरल का कैप है, अगर रशिया को अलाउ नहीं किया गया कि वो इसके बियॉन्ड प्राइस बढ़ा पाए, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर मान लो मार्केट में जैसे ओपेक कंट्रीज़ हैं बाकी के, वो जिस रेट पे चाहें वो अपना सेल कर सकते हैं क्रूड ऑयल। सो आइडियली रशिया भी उसी रेट पे करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैप हो गई है, इसके बियॉन्ड रशिया अब नहीं जा सकता। तो अब ऐसा होगा कि हो सकता है सऊदी अरेबिया $80 पर बैरल पे सेल कर रहा हो, लेकिन रशिया विल बी फोर्स टू सेल इट एट एन अमाउंट लेस दैन $60 पर बैरल। अब इससे होगा क्या? तो आपको सिंपली ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर कम रेट पे कोई सामान बेची जा रही है तो प्रॉफिट का मार्जिन जितना हो सकता है अब उतना नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन कि फिर G7 कंट्रीज़ ने, अब G7 में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले यूएस हो गया, देन यूके है, उसके बाद जर्मनी है, फ्रांस है, उसके बाद इटली है और फिर जापान है, ठीक है। इसमें कभी रशिया भी हुआ करता था, उस समय इसको बोलते थे G8, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है सिंपली कि क्रूड ऑयल पे अगर किसी भी टाइप की रेस्ट्रिक्शन लगाई गई तो रशिया का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, एंड रशिया इसी को यूज़ करके अपने वॉर को फंड कर रहा था और अभी भी वही चीज़ चल रही है। सो इन कंट्रीज़ का इंटेंशन ये है कि रशिया को फोर्स किया जाए और जितने भी तरह के सैंक्शन हो या फिर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा के रशिया के मनी सप्लाई को थोड़ा हॉल्ट किया जाए सो दैट वो अपने वॉर को फंड ना कर पाए। अब आता है क्वेश्चन कि इस मूव से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? तो 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी आता है। अगर आप ऐसे देखो तो इंडिया, चाइना और टर्की, यही 3 अभी मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि रशिया से परचेज कर रहे हैं क्रूड ऑयल। सो अगर ऐसी कोई मूव आती है और रशिया ने मान लो कि सप्लाई करना बंद कर दिया तो उसका इम्पैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो भी देखो। तो ये अभी लेटेस्ट फिगर है, हम अभी सबसे ज़्यादा इराक से कर रहे हैं इंपोर्ट, नेक्स्ट नंबर आता है सऊदी अरेबिया का, और आप देखो थर्ड पे आता है रशिया। सो अगर रशिया ने हमें सप्लाई करने से मना कर दिया बाद में कभी किसी भी रीजन से, सो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा, राइट। अब इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि अगर रशिया से आप लेना बंद कर दो क्रूड ऑयल तो और भी कंट्रीज़ हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि यूएस ने बोला है कि हम भी आपको सप्लाई कर सकते हैं। यूएस ने ये भी बोला है कि हम आपको करेंगे एंड बाकी कंट्रीज़ को भी कन्विंस करेंगे कि वो आपको सप्लाई करें। लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। बाद में अगर किसी ने भी पुल आउट कर लिया, क्योंकि रशिया हमारा बहुत रिलायबल पार्टनर है अगर हम डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, सो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी के कंट्रीज़ पे हमारा उतना बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगा, राइट। सो अगर बात हम करें कि किन कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा, तो वो चाइना, इंडिया और टर्की हैं।
एंड अगर हम फर्दर थोड़ा सा देखें तो चाइना इंडिया अलोन, मतलब ये दो कंट्रीज़ मिलके ही रशिया का भी जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसका 58% जो है ना वो इंडिया और चाइना को जा रहा है। तो इसलिए भी इंडिया और चाइना पे बहुत इसका फ़र्क पड़ेगा। ओके, अब आते हैं कि इसके बारे में फर्दर कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये बोला गया है कि ये एक टेम्प्रेरी मेज़र है। ये जो प्राइस कैप थी $60 पर बैरल, तो ये एक टेम्प्रेरी मेज़र है। इसके बाद भी अगर लगता है यूरोपियन यूनियन को हो या फिर G7 कंट्रीज़ को हो, इसके बाद भी अगर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ और भी करना चाहिए हमें सो दैट रसिया पे प्रेशर बढ़े, तो वो ये भी कर सकते हैं। अब इस मूव के थ्रू जो भी कुछ G7 अचीव करना चाह रहा है उसका एक्चुअली में इम्पैक्ट रशिया पे क्या पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हो ये रहा है कि जो अमाउंट फिक्स की गई है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस हैं $60 पर बैरल, अगर आप रियलिटी में देखो तो रशिया इससे कम रेट पे भी सेल कर रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो इस मूव का एक्चुअली में कोई इम्पैक्ट नहीं है। फर्दर ये जो $60 पर बैरल का अमाउंट है, अगर आप ऐसे देखोगे कि उनको कॉस्ट क्या आती है, तो रशिया को प्रोडक्शन की कॉस्ट एक्चुअली में आ रही है $30 पर बैरल। और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है कि अगर आपको कोई अमाउंट रखनी थी रेस्ट्रिक्शन के लिए तो आप इसको 30 के आसपास रखते, उन्होंने रख दिया 60। तो ये क्या करता है, ये बहुत बड़ा मार्जिन दे देता है रशिया को प्रॉफिट के लिए अभी भी। यानी जो इंटेंशन था G7 कंट्रीज़ का, वो इंटेंशन यहाँ पे डिफीट हो जाती है क्योंकि इनका कॉस्ट आ रहा है 30। अगर आप मान लो कि ये रेस्ट्रिक्शन को घटा के 31 कर देते या 32 कर देते, तब एक्चुअली में रसिया प्रेशर में आता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? सो इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि रशिया अभी अगर आप ग्लोबली देखो तो US एंड सऊदी अरेबिया के बाद 3rd नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर किसी एक बहुत बड़े कंट्री को आपने रोक दिया प्रोड्यूस करने से, क्योंकि अगर उनको 30 या 31 पे बेचना पड़े तो हो सकता है रशिया अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा क्योंकि वो अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे बेच के, राइट। सो उस केस में क्या होता कि अगर आपने इसके आसपास रखा होता 30 के आसपास, तो शायद रसिया को फ़र्क पड़ता। अभी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट अगेन ऐसा क्यों किया गया कि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है? तो ये मेरे हिसाब से, और जो मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं, तो ये बस एक सिंबोलिज्म है कि जब भी नीड पड़ेगी रसिया पे प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा एक्चुअली में क्यों नहीं किया गया अभी, वो इसीलिए क्योंकि रसिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। अगर उसको स्टॉप कर दिया गया तो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से यूरोप में ऑलरेडी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, अभी अपने मतलब हिस्टोरिक लेवल पे है, ठीक है। सो इसलिए रशिया को पूरा कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया जा रहा है, बस उनको थोड़ा सा थ्रेटन किया जा रहा है कि हम बाद में फर्दर बहुत सीवियर एक्शंस ले सकते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन हो सकता है बाद में रशिया पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि वो सी रूट को यूज़ नहीं कर सकता ऑयल एक्सपोर्ट के लिए। अब सी रूट क्या है? तो सी रूट आपको पता है कि जो शिप्स होते हैं जिनमें कि बड़े बड़े कंटेनर्स आपको दिखाई देंगे कि उसके थ्रू फिर एक्सपोर्ट की जाती है किसी भी दूसरे कंट्री को। तो रशिया के आसपास जितने भी कंट्रीज़ है जहाँ से लैंड से उनकी कनेक्टिविटी है, वहाँ पे वो फिर भी सप्लाई कर पाएंगे। बट अगर उनके सी रूट को बंद कर दिया गया या फिर ये बोला गया कि जो रशियन कंटेनर्स हैं उनकी इंश्योरेंस कोई भी यूरोपियन एजेंसी नहीं करेगी, तो होता क्या है, ये जो शिप्स हैं ना ये बहुत कॉस्टली होते हैं और उस पर फिर जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि आपको ये बैरल वगैरह होता है, अगर उसको इंश्योर नहीं किया गया, उसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, तो ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है क्योंकि बिना इंश्योरेंस के ग्लोबल ट्रेड नहीं होती, क्योंकि जो लॉस होगा वो फिर बहुत ज़्यादा होता है, रिकवर करना ईजी नहीं होता किसी के लिए भी। सो यूरोपियन यूनियन ये बोल रहा है कि जो सी रूट के थ्रू इनके शिप्स जा रहे हैं उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगी जितने भी यूरोपियन कंपनीज़ हैं, क्योंकि अभी मोस्टली आप देखोगे कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो यूरोपियन ही हैं, ठीक है। सो ये एक मूव लिया जा सकता है बाद में, बट अभी के लिए इतना ही है। जो एक्शंस लिए गए हैं वो एक्चुअली में उनकी कोई बहुत बड़ी मीनिंग नहीं है, वो बस सिम्बोलिज्म है। सो अगर आपको कंटेंट आपका अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एक लास्ट पार्ट है वो ये कि इंडिया इसको कैसे हैंडल करेगा। तो अभी फ़िलहाल इंडिया के पास कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा इसको हैंडल करने का। उसका रीज़न क्या है कि इंडिया को अभी इससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिकॉज सबसे पहला रीज़न क्या है कि हमने कभी नहीं बोला है कि हम रशिया से इंपोर्ट को कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे। अगर मान लो कि रशिया ये बोलता है कि हम इंडिया को $60 से ज़्यादा में बेचना चाह रहे हैं, उसके बाद कोई एक्शन हो सकता है शायद लिया जाता, मीटिंग्स होती, उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन लिया जाता। बट जो अभी का रेट है वो ऑलरेडी $50 पर बैरल है। सो अभी इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। हम जिस रेट पे रशिया से ले रहे हैं हम अभी भी उनसे लेते रहेंगे। सेकेंड ये है जो मैंने बोला कि अगर
अगर प्राइस इंडिया को जिस पे रशिया बेच रहा है अगर उसने बढ़ा दिया होता तो फिर प्रॉब्लम होती। अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज का पूरा कंटेंट यही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी RBI ग्रेड बी हो या फिर नाबार्ड हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।